औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए एपिसोड के साथ मेहताब आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की है फॉर्मर इकनॉमिक एडवाइज़र और डायरेक्टर जनरल इकनॉमिक रिफॉर्म यूनिट डॉक्टर खाकान नजीब साहब को कि वो आएँ और हमारे साथ जो पावर सेक्टर है, और आपको पता है पावर सेक्टर इस टाइम पाकिस्तान में, मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये इशू है और इसके नतीजे में जो सर्कुलर डेट है, इतने ज़्यादा इश्यूज हैं और इतने ज़्यादा लॉसेस हैं कि या पावर सेक्टर पाकिस्तान में सरवाइव करेगा या ये मुल्क सरवाइव करेगा। ये इतना जो है वो इम्पॉर्टेंट इशू है। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनमें हम 20 से 25 मिनट्स के अंदर सम अप करने की कोशिश करें और ये देखें कि ये जो कैश ब्रीडिंग सेक्टर है इसको फिक्स करने में हम अभी तक पूरी तरह से क्यों कामयाब नहीं हुए और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि फौरी तौर पर हमें लेने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का ये जो इम्पोर्टेंट 3 सेक्टर है इसके मामला को ठीक किया जा सके। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर बुनियादी तौर पे पावर सेक्टर के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। अगर हम पावर सेक्टर को समझने की कोशिश करें तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने सामने रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेहताब एंड द व्यूअर्स। मेहताब, एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये शुरू किया है, दैट्स ग्रेट, सो दैट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। देखिए, पावर सेक्टर जो है ना, इसमें लेट्स स्टार्ट विद सम गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज कि हम एक कंट्री थे जो कि एक डेफिसिट में थे पावर की, और अब हम एक सरप्लस में आ गए हैं। इस वक्त हमारी नेम प्लेट कैपेसिटी जो है वो 36,000 मेगावाट है। ठीक है सर। और जो हमारी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो तकरीबन 26,000 के करीब है, गिव एंड टेक, कभी हाइडल इन होता है। दूसरी जो अच्छी चीज हुई है वो ये है कि हमारा मिक्स जो है वो भी बेहतर हो गया है। हम आरएफओ और हाइडल के एडिशन में एलएनजी, सूरज से बिजली बनने वाली बिजली और विंड से बनने वाली बिजली का एडिशन कर चुके हैं अपने उस सिस्टम में। तो इससे तो ये भी होना चाहिए था कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली नीचे आ जाती। अगर आप फ्यूल के कंपोनेंट में देखें तो शायद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली नीचे आ गई होगी, बट चूंकि हमारा एक कैपेसिटी का इशू है जो कि हम डिस्कस करेंगे एज वी टॉक थ्रू इन द प्रोग्राम, उसकी वजह से वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो गुड न्यूज है वो ये है कि आपने अपने पीएसडीपी से पिछले कई सालों में ही, अगर मैं देखूं तो 5 से 7 साल का इजरा ले ले, तो 20-25 अरब से लेके लास्ट ईयर 42 अरब रुपया खर्च किया नेशनल ट्रांसमिशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। और एनटीडीसी जो कि बिजली सप्लाई करती है, जो व्हीलिंग करती है, उसने अपनी कैपेसिटी जो कि 15-16 हजार से थी, इस साल माशाल्लाह 23,000 मेगावाट जो है एक टाइम पे डिलीवर की। अच्छा सो मैं दीज डॉक्टर आर साहब डॉक्टर साहब, अगर अगर आपको इजाज़त दें मुझे, ये जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ी है इसके नतीजे में हमारा सर्कुलर डेट में भी इजाफा नहीं हो गया? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम जितनी ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली लॉसेस भी उसमें बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक हवाले से हमारी प्रॉब्लम भी है। आपने सवाल किया। एक तो यह है कि सारी जो डिबेट है ना मेहताब, वो आ गई है सर्कुलर डेट पे। पहले हमें यह समझना है कि सर्कुलर डेट जो है वो मैनिफेस्टेशन है उन दो इश्यूज की, इनएफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम और पॉलिसी लैप्सेस ऑफ द सिस्टम। सो ये दो चीजें सर्कुलर डेट को जो है इनहेरेंटली, जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट बिल्ड हो रहा है सिस्टम में। अब जो चीज हम नहीं कर पाए पिछली दिहाई में वो ये है कि हम अपने सिस्टम की जो अनबंडलिंग है, ये बहुत जरूरी है कि लोग समझ सके। 90 की दिहाई में शुरू हुई थी, वो आज तक चल रही है, और वो दरमियान में कहीं खड़ी हो गई है। ना वो मार्केट सिस्टम में है, ना ही वो टोटली स्टेट के सिस्टम में है। और इसकी वजह से चूंकि उस ये लार्जली जो पॉलिसी थी ये ड्रिवन थी
आउटसोर्स्ड जैसे हम पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, तो नेशनल ओनरशिप जो थी वो गाहे बगाहे आती रही, बट फुल नेशनल ओनरशिप किसी दौर में भी ऐसी नहीं थी जो इस रिफॉर्म को पाए तकमील तक पहुंचाती। और उसका नतीजा ये है कि हम एक सिस्टम में खड़े हैं जो सर्कुलर डेट बना रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। मेरा दूसरा पार्ट ये है कि नॉट सो गुड न्यूज ये है, हमारी गुड न्यूज मैंने आपको पहले दे दी जो पावर सेक्टर है। अब इसको समझते हैं कि लेट्स से वी स्टार्ट आवर डिस्कशन विद सर्कुलर डेट कि ये है क्या, और इससे फिर हम बिल्ड करते हैं। देखिए, सर्कुलर डेट जो है वो कुछ तो आ रहा है प्योरली इनएफिशिएंसीज से, और वो क्या है? वो है कि 200 अरब तक, 150 और 200 से वेरी कर रहा है पिछले 2-2.5 साल में। इससे पहले ये 50 और 100 अरब पे वेरी कर रहा था। वो है दो चीजों से। एक तो मेहताब, अगर आप देखें तो आपके सिस्टम के जो लॉसेस हैं वो जो टैरिफ में बिल्ड हैं उससे तकरीबन 3-3.5% ज्यादा ज्यादा है। है। यानी कि 18-18.5 के लगभग हैं, और 15.3% हमें नेपरा ने अलाउड नेपरा किए। अलाउ की। ये इसके साथ हम कलेक्शन 92 ऑन दी अपर साइड, यानी कि अगर 100 अरब रुपए का बिल जाता है तो 92 अरब अच्छे वक्तों में, और जब ड्रॉप करता है तो 84 अरब रुपया तकरीबन 100 अरब के। इन दोनों को जब हम मिलाएं तो पिछले 2-2.5 साल का जो अरसा गुजरा है उसमें हम 150 से 200 अरब हर साल लॉस कर रहे हैं इन ड्यू टू दिस इनएफिशिएंसी। ठीक है। ये सर्कुलर डेट का बिल्डअप है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि सर्कुलर डेट का बिल्डअप तो 4.5 और 500 अरब के करीब चला गया है, तो आपको ये सोचना होगा कि आखिर बाकी कहां से आ रहा है। वैसे डॉक्टर साहब एक और बात, ये फिगर्स जो हैं पावर सेक्टर जो देता है, ये कितने जी, ऑथेंटिक और रिलायबल है? पहले मैं भी ये समझता था शायद कि फिगर में थोड़ी सी जो है ऐसे दिए जा रहे हैं जिनकी रिलायबिलिटी पे शक किया जाए। एक्चुअली बात यह है कि कतई तौर पे सारे फिगर्स जो हैं उनसे आगाही नहीं की जा रही। यानी कि जब सर्कुलर डेट की डेफिनेशन मैंने देखा कई दफा ऐसे डिफाइन कर दी गई है जिसमें सिर्फ इन दो को ले लिया गया, तो हमें कह दिया गया कि जी आपका सर्कुलर डेट तो 200 के करीब आ गया है। हालांकि सर्कुलर डेट की जो हमारी होलिस्टिक डेफिनेशन हम लेके चले हैं वो यही लेके चले हैं कि इनएफिशिएंसीज कपल्ड विद द पॉलिसी इश्यूज जो है वो सर्कुलर डेट जो है बनाता है। ये ठीक है। है वजह जिसमें आपने ये 12-15 अरब रुपए पे आने की बात सुनी। वो इस तरह है कि वो इन दो को अगर लें तो ये तकरीबन इस वक्त इसका जो क्वांटम है ईयरली वो 200 के अंदर अंदर आ रहा है। बट अब आप आ जाएं बाकी इश्यूज पे। बाकी इश्यूज क्या हैं? देखिए, बाकी इश्यूज आर लार्जली पॉलिसी ड्रिवन, और वो हमारी इनएबिलिटी है कि हम उनको होलिस्टिकली कभी भी टैकल ओवर द ईयर्स नहीं कर पाए। वो क्या है? सबसे पहले ये है कि जो जीएसटी लागू है वो टोटल बिलिंग पे रिसीव किया जाता है एफपीआर का, जबकि बिल ही रिसीव नहीं हुआ। वो जो 92 या 84 का जो फिगर मैंने आपको पहले जी। दिया, तो बिलिंग टोटल पे हो रही है, जीएसटी टोटल पे लिया जा रहा है, पर रिसीव कम हो रहा है। सो देयर इज अ सर्कुलर डेट बिल्ड अप देयर। फिर इससे पर आपका एनम एक कितना एक इशू है, फर्क पड़ता है सर? इससे भी तकरीबन 10 से 20 अरब रुपए के लगभग फर्क पड़ता है। ठीक है। फिर आपका एक इशू है एजेके का। जी। एजेके को जो बिजली जा रही है वो एक एग्रीमेंट हुआ था जो मंगला रेजिंग का एग्रीमेंट था, और उस वक्त से एक कम कीमत में। कीमत पे बिजली जा रही है, और हम पूरी बिजली का बिल दे रहे हैं। तो एक वो इशू है जो आपने सॉल्व करना है, और वो रिलेटेड है नेट हाइडल प्रॉफिट से भी, तो उसका एक होलिस्टिक सोल्यूशन चाहिए। ठीक है। फिर सब्सिडीज जो हैं वो लार्जली अंडर बजटेड रहती हैं, बिकॉज सब्सिडी का जो इजरा है वो कभी कभी बदल जाता है ड्यूरिंग द ईयर एज वेल। लाइक आईएसपी इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज एक आया आज से 3-4 साल पहले। जी सर। इसी तरह बलूचिस्तान ट्यूबवेल की एक सब्सिडी का इजरा किया गया जिसमें बलूचिस्तान और सेंटर की शेयरिंग हुई। वो एस्टिमेटेड थी कम लेवल्स पे, पर फिर 20 से 30 अरब तक चली गई बिकॉज बिजली ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, और प्रॉबेबली उसमें इनएफिशिएंसीज भी शामिल होना शुरू हो गई।
इसी तरह अब आपने देखा है कि एक और अभी आपने अभी एसएमई का पैकेज आया है इंडस्ट्रीज का। जी, वो पैकेज आया। सो जब आप होलिस्टिकली इसको भी देखते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि इन सब को मिला के फिर फाटा में भी बिजली के जो इश्यूज हैं जीएसटी के वो सीवियर रहे हैं, उसकी पेमेंट कौन करेगा। सो ये सारे पॉलिसी इश्यूज हैं जो डिराइव कर रहे हैं बाकी 300 को, जो आपको टोटल सर्कुलर डेट दे रहा है। एक चीज मैं गोशगुजार करना चाहूंगा कि सर्कुलर डेट इसको जब हम कहते हैं तो समहाउ ये कोई ऐसा हो जाता है कि ये कोई सर्कुलर चीज है। ये सिंपली एक बिल्डअप ऑफ पावर सेक्टर पेबल्स बाय द सीपीपीए विच इज द सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी टू दी पावर प्रोड्यूसर्स है। इसमें कोई सर्कुलर चीज नहीं है। ये सिंपली इन इनएफिशिएंसीज और अगर इन इनएफिशिएंसीज को कम कर लिया जाए और पॉलिसीज जो कि स्टेट या गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट में इसलिए कहता हूं कि इसमें कई चीजें नेप्रा के पास होंगी, कई डायरेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी के पास होंगी, तो ये ठीक हो जाएगा। सर एक जो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखें ये ओवर द इयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल डिवाइड पिछले 10-15 सालों से ये इशू सामने आ रहा है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, अब फिर पीटीआई है। क्या वजह है कि हम इसको टैकल करने में नाकाम क्यों हुए? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आई मीन एवरीवन यू नो इज स्क्रैचिंग देयर हेड्स विद दिस फॉर द लॉन्ग टाइम। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि फंडामेंटली क्या हुआ। देखिए फंडामेंटली ये हुआ कि आपने पहले डिस्कोस को बनाया एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड, फिर आपने उनको बनाया एज डिस्कोस जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुए। उस पर कंपनीज ऑर्डिनेंस 84 था, अब वो कंपनीज एक्ट 2016 है। पर वो कभी भी फंक्शनल एज कमर्शियल एंटिटीज नहीं हुए। They have always thought of themselves as government organizations. अगर आप ये भी देखें कि मैं उनके जब HR मैनुअल देखता हूं तो उसमें ये ट्रांसफर भी अलाउड है। ये कैसे हो सकता है कि एक PIA या एक बल्कि मैं आपको प्राइवेट सेक्टर की में कि एक ICI का मुलाजिम जो है वो PIA में तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, पर इंटर डिस्को ट्रांसफर जो है दो कंपनीज में जो कि नहीं होनी चाहिए वो भी आपने अलाउड रखी। सो कभी भी पहली तो ये चीज हुई कि कमर्शलाइजेशन ऑफ डिस्कोस नहीं हुई। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिस्कोस कुछ हद तक हुई, पर उसमें भी हम बोर्ड्स, CEOs और CFOs और बाकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को पूरी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके। सबसे जो मेजर खराबी शुरू हुई वो यहाँ इसकी वजह पॉलिटिकल रीजंस है जी, वहां से अंदर से जो रेजिस्टेंस है। तो आपने दोनों सही रीजंस बताए कि पॉलिटिकल रीजंस के इस तरह हैं कि ऑब्वियसली मिनिस्ट्री जो कि एक होल्ड है, जिसका पॉलिटिकल लीडरशिप जिसका एक से होनी चाहिए बिकॉज उनका हल्का है जिसमें उन्होंने इलेक्शन बारहा हर 5 साल बाद लड़ना है। और तीसरा जो कि लोग हैं एग्जीक्यूटिव हु वर इन कंट्रोल also don't want to go to a commercial car rather than having a government car, don't want to lose all the benefits rather than having a good pay। और ये एक उनका जो इशू है वो आई ऑलवेज से कि माइंडसेट का रहा है। इट इज नॉट एन इशू ऑफ कि वो अगर ये समझ जाएं कि ये बेनिफिट्स बहुत बेहतर हैं तो दे विल बी एबल टू मेक दैट। अच्छा सर, ये एक जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखें ये ओवर द इयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल डिवाइड पिछले 10-15 सालों से ये इशू सामने आ रहा है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, अब फिर PTI है। क्या वजह है कि हम इसको टैकल करने में नाकाम क्यों हुए? मैं हमेशा कहता हूं कि बेस्ट पॉलिसी इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पॉलिसी। अब आपको इनका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली ये जो दो आपने शरीक बताए हैं इसमें एक तीसरा भी शरीक है और वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी। और उसकी वजह जो है मेहताब हमारे रिव्यूअर्स के लिए समझना जरूरी है कि वो है द फैक्ट
कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि कर्ब करता है सारी आपकी इनएफिशिएंसीज को, चाहे वो चोरी हो, केबल्स हो, बिजली इस्तेमाल मस्जिद के लिए गई है पर पूरे मोहल्ले को दी जा रही, वो सारा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के। सो इन तीन फरीकों की शराकत जरूरी है फॉर एनी सोल्यूशन टू दिस। उसमें अब क्या होगा, उसमें ये होगा कि कुछ डिस्कोस जो हैं आपके, जैसे कि सेप्को है और आपका पेशावर का है, आपका हैदराबाद का है, जो कि एक्सट्रीम लॉसेस में है, जी। उसमें तो प्रोविंसेस का बहुत बड़ा रोल होगा उनको वहां पे लॉसेस ठीक सर करने में। 40% से ज्यादा है। जी, ये सही आप कह रहे हैं कि ये 35 से लेके 40% तक भी लॉसेस वहां पे रजिस्टर हो रहे हैं। पर सही ये है। भी एक मिसनोमर है। सो ये आपने बहुत अच्छा किया कि पूछ लिया, पर हमेशा याद रखें कि वहां का 5% या 10% का लॉस बहुत फीसद में बड़ा लगता है, बट उसको जब नंबर्स में देखें तो जो लाहौर का लॉस अपने 1% का है, बिकॉज वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा है, है। वो लॉस भी बहुत बड़ा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम उनको ब्लेम तो फौरन कर देते हैं देखते हुए इसका, बट इन क्वांटम वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि 1% इन लाहौर इज many percents in हैदराबाद और सक्खा। So that's also, but ये जो है इनमें हमें प्रोविंसेस को साथ लेना पड़ेगा और बहुत उनकी मदद शामिल हाल होगी इनको थोड़ा सा बेहतर करना और कॉर्पोरेटाइज करने के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि इस टाइम टोटल जो एक्यूमुलेटेड सर्कुलर डेट है उसकी अमाउंट क्या है और पर मंथ इसमें कितना पाइल अप हो रहा है? जो इस वक्त एक्यूमुलेटेड सर्कुलर डेट है वो 1003 पीएचपीएल में पार्क है। पीएचपीएल हमारी वो होल्डिंग होल्डिंग कंपनी है कंपनी। जिसमें हम फाइनेंसिंग करा के पार्किंग करते हैं। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है और तकरीबन एक 1300 का अमाउंट जो है वो इस वक्त पेएबल है। इसका जो फ्लो है, अनफॉर्चुनेटली जब लास्ट आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ तो मुझे याद है कि हम एक स्ट्रक्चरल उनके साथ तय करके आए थे टारगेट, एक इंटीग्रेटिव टारगेट कभी वो बन जाता था, और वो था कि ये 325 अरब, जो 1300 है इस वक्त, ये इसको 325 325। अरब पे रहेगा और इससे तजावुज नहीं करेगा। और उसके लिए हमें मेजर्स लेना पड़ते थे ताकि हम अपनी एफिशिएंसीज को और पॉलिसीज को और सब्सिडीज को इस लेवल पे रखें कि ये 300, आज वो 1300 है। तो ऑब्वियसली यस, और बिजली का जो अमाउंट है वो कोई 4 गुना नहीं हुआ कि हम ये कहें कि जी कि वो 4 गुना हो गया तो ये 4। सो ऑब्वियसली इस वक्त ये कहीं भी 35 से 45 अरब की ब्लीडिंग जो है पर सिस्टम मंथ। में पर मंथ जो है वो, इन सब को जब हम पुट टुगेदर करते हैं तो 2020 में तकरीबन ये 450 450 के करीब हुई है, तो ये इतनी होती लेकिन है। सर एक मुझे बताएं, ये फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर कहते हैं कि 12 से 15 अरब रुपए है। सो आपने एक अर्किंग क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका मुझे जो जवाब है वो पहले मैं भी सोचता रहा कि ये कैसे उन्होंने कहा। आई थिंक कि वो वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में की थी दो कि अगर आप सिर्फ, मिनट so बिल्कुल I ठीक। think many people have asked me this question, and like learned people like yourself, and then I have come up with the answer कि वो उन दो inefficiencies को लेकर वो फिगर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ पिछले दिनों गैस सेक्टर की रिफॉर्म्स का भी एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया जो कि कैबिनेट में लेकर जा रहे हैं, और उसमें वो कहते हैं जी नेशनल ट्रांसमिशन गैस कंपनी एक बनाई जाए, और ये जो मेन जाइंट्स हैं दो, SNGPL और SSGC, इनको भी अनबंडल करके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो है वो तकसीम कर दिया जाए। तो ये पैटर्न पावर सेक्टर वाला ही है। तो गैस के अंदर भी क्या सर्कुलेटेड है, और क्या ये वाइबल ऑप्शन है कि गैस सेक्टर की रिफॉर्म्स इस तरह से की जाए? देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल इसलिए पूछ लिया कि आप पाकिस्तान में एनर्जी को देखें, गैस और इलेक्ट्रिसिटी ये दो जुज हैं जो मुड़ के आपने डिसाइड करना है, सॉरी मिल के आपने डिसाइड करना है पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को पूरा करेंगे। सो लेट मी रिपीट, लेट्स नॉट लुक एट देम अलोन, बट together they will define the energy needs of the households, of the industry, of the commercial sector, of the agriculture sector.
that will be your holistic solution. और चूंकि आपने पूछ लिया तो हम गैस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. एंड हम इस चीज पे करेंगे कि मेरे ख्याल में electricity will become the prime energy of your country, and that is the future with grid and off-grid solutions. And gas will be used to produce electricity, which is very, very efficient right now, because आपके पास 4 अच्छे LNG power plants हैं जो कि produce कर रहे हैं, जो कि नए हैं, efficient हैं, और आपने 2 LNG terminals निकाली हैं, which is also good news, जो लगभग 1300 MMCFD आपके 4000 के सिस्टम में ऐड कर गए हैं, यानी कि that is a big addition again. आपने एक 100 अरब की फाइनेंसिंग से जो स्टेट ने अगेन अरेंज की, आपने कराची से पंजाब तक एक पाइपलाइन बिछा ली है. सो देखें, मतलब क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, बट जो हो गया है उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है. मैं बारहा कहता हूं कि ये जो एनटीडीसी के एसेट्स हैं, जो एसएनजीपीएल के एसेट्स हैं, इनको यूटिलाइज करें प्रोडक्टिवली, एंड दैट इज हाउ. सो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गैस तो 25% सार्फिन को सिर्फ मिल रही है पाकिस्तान में. इन सब सिस्टम्स को, एलएनजी और गैस लोकल को कंबाइन करें, बाकी तो हमारे सार्फिन जो है वो महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं. सो आपकी वो गैस प्राइसिंग से लेके सिस्टम की अनबंडलिंग की जो बात हो रही है वहां तक, जिसमें अगेन बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए कि लोग ला सकें. अब 2 एलएनजी टर्मिनल्स प्राइवेट सेक्टर में, हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद सालों में हम 2 और एलएनजी टर्मिनल्स लगा पाएंगे, ताकि आपकी गैस की शॉर्टफॉल भी खत्म हो जाए और गैस बिकम्स दैट फ्यूल ऑफ योर इंडस्ट्री, चाहे वो हमारी डाइंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी और कोई इंडस्ट्री हो जिसमें गैस का यूजेज है, और एफिशिएंट पावर प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज कर सकें. एंड पावर विच इज, जो ग्रिड इस वक्त आपकी 23,000 कर सकती है, एंड अ लॉट ऑफ ऑफ ग्रिड सोल्यूशन, सो दैट पूरा पाकिस्तान, हर घर, हर गांव, हर इंडस्ट्री, हर ट्यूबवेल, हर वो एरिया जो कि ऑफ ग्रिड पे जा सकता है, जो कि बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस हो. आप चाहे वो सोलर हो जिसकी कीमत कम हो गई है, पर ये याद रखें, ये सब कुछ कहने के बावजूद जो बेस लोड का सलूशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो फ्रांस में, चाहे वो वाटर प्लस न्यूक्लियर प्लस कोल प्लस आरएफओ हो पाकिस्तान में, थोड़ा सा एचएस प्लस एलएनजी हो, प्लस ये एडिटिव्स हों जो कि अगले 10 से 15 साल में हम बिल्ड कर सकते हैं, और हर घर में बिजली होगी, एफिशिएंट होगी. और इस वक्त सलूशन ये है कि, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जितनी बिजली की खपत बढ़ाएंगे उतनी ही बिजली की कॉस्ट कम होगी, बिकॉज आपके पास बिजली की फराहमी है, और मार्जिनल कॉस्ट पे आपने ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करनी है. और गैस चूंकि अब कम होती चली जा रही है, उसका आपने जो सिस्टम नई आप ले करते हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका इजरा कम करना है और सारा सिस्टम मूव करना है बिजली पे. ये आने वाले चंद साल में हो जाएगा. दो इस वक्त बहुत एक सीवियर क्रंच आया हुआ है, बिकॉज कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई है डॉलर एडजस्टमेंट की वजह से, बट ये एक टेम्परेरी फेज है जो अगले 3-4 साल में गुजर जाएगा. और इफ वी टेक टू क्रिएट अ मार्केट ऑफ एनर्जी, इस वक्त हम वापस वापडा नहीं जा सकते. अब हमें एक मार्केट में जाना है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस भी हो, व्हीलिंग के लिहाज से लोग 1 मेगावाट 2 मेगावाट या 50 मेगावाट खरीद सकें और खुद ले सकें. और ये डिस्कोस जो हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल में, कुछ प्रोविंशियल कंट्रोल में आके बेहतर हो सके. हम इस्लामाबाद में बैठ के किसी सूरत भी सखर की किसी गली में बिजली की वो फरहमी एफिशिएंटली कर ही नहीं सकते, चाहे जितने मर्जी सेक्टोरल एक्सपर्ट्स. ये गैस के सेक्टर में सर्कुलर डेट है. I wanted to end on a good note, but you're not letting me do that, Mehtab. Which is, not a happy sign. But let's try and put this together. So, इसमें 2-3 चीजें हैं. एक तो ये है कि
सस्ती गैस की फराहमी, कोई जो गुड नोट है उसका, सस्ती गैस की फराहमी। दूसरा ये है कि इसमें कोई सब्सिडी कभी नहीं दी गई, कभी भी गैस में सब्सिडी नहीं दी गई, बल्कि एक वक्त था कि आरएलएनजी की दरामद को रिंग फेंस्ड रखा जाता था, सो दैट उसकी टोटल कॉस्ट जो पे कर सके वो ले ले, वरना हम उसको सार्फिन को, जो भी सार्फिन हो, ना दें। सर बट फर्टिलाइजर सेक्टर में हम अनफॉर्चुनेटली गैस की सब्सिडी नहीं देते थे? ये भी बहुत बाद में शुरू हुई, जो एक स्पेसिफिक सब्सिडी जो है वो क्रिएट की गई। अब ये है कि गैस की कीमत चंद सालों से एडजस्ट नहीं हुई। आरएलएनजी का भी एक सर्कुलर डेट बिल्ड हो गया है सिस्टम में। ये बात दुरुस्त है कि तीसरी चीज भी बहुत बॉदरसम है कि जो हमारे लॉसेस हैं गैस सेक्टर में, यूएफजी वो यूएफजी जिसको आप कहते हैं, वो भी ज्यादा हैं फ्रॉम वट एवर द रेगुलेटर अमाउंट कितनी है सर हैज इसकी अलाउड। पर एनम? इस वक्त टोटल जो है वो 350 के लगभग गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का बिल्डअप हो चुका है। अच्छा सर, एक एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, आप बोलिएगा जो आप कह रहे थे, ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, जो जिसको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ तो ये कहती हैं कि स्टॉल्ट ना कहें, हॉल्ट भी ना कहें, हम एंगेज हैं और उम्मीद है कि फॉर्मल रिवाइवल हो जाएगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर ये पावर सेक्टर है सर। तो पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर दोनों को मिलाकर आईएमएफ हमसे क्या कह रहा है कि एक तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ाएं, दूसरा वो सर्कुलर डेट के बारे में भी कोई परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा। सो लास्ट भी आप अगर फंड का प्रोग्राम देखें, जो पाकिस्तान ने दी ओनली फंड प्रोग्राम जो माशाल्लाह कंप्लीट किया था पाकिस्तान ने, उसमें भी जो मेन फोकस था एफपीआर के अलावा वो था पावर सेक्टर। बिकॉज पावर सेक्टर तब भी ब्लीड कर रहा था, नॉट एट द क्वांटम जो इस वक्त की ब्लीडिंग है, बट अगेन सिस्टम सप्लाई भी बहुत ज्यादा कर रहा है। बट जो आईएमएफ का इसमें एक अगर प्रिंसिपल स्टैंस जो अगर आप देखें तो वो ये था कि आपको फुल कॉस्ट प्राइसिंग जो है वो करनी चाहिए। आई मीन वेरी सिंपली, वट एवर योर कॉस्ट इज, आपको उसको प्राइस करना चाहिए एटलीस्ट। और जो सब्सिडी है उसको टारगेट करना चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3 उनका ये था कि सर्कुलर डेट जो है ये एक मैनेजेबल लिमिट पे रखें। ये 3 चीजें जो हैं डिफाइन करती हैं, अगर मैं एक मैक्रो पिक्चर आपको दूं फंड का पावर सेक्टर पे क्या व्यू है, वो ये इन 3 चीज। और जब आप इसको एक इक्विलिब्रियम पे रखें, वो उस वक्त का बेंचमार्क 325 अरब था, अब का बेंचमार्क ज्यादा है ऑब्वियसली। और फंड के प्रोग्राम में ये 3 चीजें ही मैटर करेंगी, और हमें इन 3 चीजों को स्टैगर्ड वे में एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट वे आउट ऑफ दिस। और सो लास्ट टाइम आपने जब फंड का प्रोग्राम किया तो इन्हीं 3 चीजों को स्टैगर्ड वे में इंप्लीमेंट किया, बट उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल काम किया वो था एडिशन ऑफ द गैस एंड द पावर इनटू द सेक्टर। इस वक्त ये है कि आप इन 3 चीजों को एडजस्ट करते हुए फंड का प्रोग्राम जरूर करें। ये जो कि आप थोड़ी सी प्राइसिंग एडजस्ट करते चले जाएं, आप इसके साथ साथ सर्कुलर डेट में सब्सिडीज को कम करके एडजस्टमेंट करें, कुछ बजट करके एडजस्टमेंट करें, कुछ ये है कि आप अपनी एफिशिएंसी जो लॉसेस हैं उनको कम करें, ताकि ये सारी जो चीजें हैं ये मैनेज होती चली जाएं। और इसके साथ साथ जो रियल रिफॉर्म है जो हमने बात की है, यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ए मार्केट बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी, और जिसमें अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो ये जो टेक और पे है, इसको चेंज करके माशाल्लाह अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि हम एक्सपीडियंसी में काम ना करें कि देयर इज अ शॉर्टेज एंड वी हैव टू give Mehtab a 17% or a 25% or a 30% डॉलर बेस्ड रिटर्न, बल्कि हमें ये मौका दिया है कि हम टेक एंड पे पे चले जाएं, और हम ये भी अलाउ करें कि बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस बने। और इसमें हमने सीपीपीए में बहुत काम भी किया है, एक मॉडल भी कंपेटिटिव बिडिंग का डेवलप हुआ है। सो हम अगर इस तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, सो यू विल हैव some semblance of reform,
और वो 3 चीजें जो मैंने डिफाइन की हैं, अगर फंड के साथ स्टैगर्ड वे में फंड कर भी लें। इसको आई थिंक कर ले, तो वो भी प्रोग्राम भी चलता रहे, ताकि आपकी प्रोजेक्ट फंडिंग जो है, जो कि बहुत मेजर 25 साल फंडिंग एट वेरी 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 अफोर्डेबल रेट्स, जो आपको बाकी पार्टनर्स से मिलती है, जल्दी वो और मिल जाए। वो भी रहे, सो दैट ये प्रोसेस जो है चलता रहे। अच्छा सर, लेट मी आखिर में एक चीज जो है मैं पूछना चाहूंगा, टाइम बिल्कुल कम है, कोई आखिरी उम्मीद सर, क्या उम्मीद है हमें कि पावर सेक्टर में जो पिछले 10-15 सालों में हम नहीं कर सके, वो अगले 2 से 3 साल में करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, मैं एक और चीज एक्सप्लेन करूं। पाकिस्तान स्टेट इज एन एसेट रिच, कैश फ्लो पुअर स्टेट। इसका मतलब यह है कि आपके पास, अगर आप एनटीडीसी के ही एसेट्स देखें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। डेफिनेटली। अगर आप ठीक अगर आप डिस्कोर्स के एसेट्स देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। बिल्कुल है। अगर आप 4 एलएनजी पावर प्लांट्स देखें तो वो 3 से 5 अरब डॉलर के हैं। डॉलर्स के, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप पावर सेक्टर के रिसीवेबल्स देखें तो जो लास्ट फिगर है जो कैलकुलेटेड, वो 1178 अरब रुपया, 1178 बिलियन रुपीस बिलियन का है। रुपीस। इसको भी आप, इन सब चीजों को जब मैं देखता हूं तो आई एम होपफुल कि वी आर वेरी वेरी एसेट कंफर्टेबल कंट्री, और इन एसेट्स का प्रोडक्टिव इस्तेमाल जो इस्तेमाल। है वो हमारे उस कैश फ्लो को आज कल या परसों बेहतर कर देगा, विच विल गेट अस इनटू अ स्टेज के इसको हम ऑफलोड भी कर सकेंगे। एक बिजली जो कि एफिशिएंट होगी, प्रोडक्शन से लेके आखिर तक दे सकेंगे, बट इसमें कई साल लगेंगे, बिकॉज दिस इज लाइक एन एलिफेंट टू मूव, एंड व्हेन एलिफेंट्स मूव दे टेक टाइम, और स्टेक होल्डर्स चूंकि बहुत ज्यादा हैं। बट आपको मैं एंड उस चीज पे दोबारा करूंगा कि एक एनर्जी विजन अपने सामने क्लियर रखना पड़ेगा, एंड अगेन नॉट एन एनर्जी विजन which is somewhere on the 168th page of a policy document, but one which says that electricity is the future main source of energy in the country, and that has to be at efficient and reliable process, and at a price which is compatible internationally with business to business solutions in a market setup. And we are slowly moving towards that, with a large asset base still held with the government, but also with 78 IPPs that are operating, and a lot of other players like the LNG ownership, which have come into the system as the private sector is sucked into the system. So this is the future of Pakistan, and in the next few years we will see a movement and a better pricing and a more reliable electricity in the country. सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद यही है कि आप और हम मिलके मज़ीद जो बाकी इश्यूज़ हैं उन पे भी गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, बड़ी मेहरबानी कि आपने ये सारा जो हमारी सीरियस किस्म की डिस्कशन है ये देखी। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके अंदर पिछले चंद सालों के अंदर इजाफा हुआ है, और उम्मीद ये है कि जो बाकी इश्यूज़ हैं हमारे, वो भी हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, और एक एफिशिएंट जो पावर सेक्टर है उसको लाने में कामयाब होंगे, क्योंकि इसी के नतीजे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को मूव करने में भी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।